आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं का फिर से स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सेशन में। और हम लोग बात कर रहे थे कोठारी कमीशन के बारे में। कोठारी कमीशन के बारे में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में कहा था कि किस तरीके से ये जो कमीशन है वह 1964 में गठन हुआ था और यह जो साल था वह 2 युद्ध के बीच में यह कमीशन गठन हुआ था। और उस समय भारत की क्या स्थिति थी और भारत का जो लक्ष्य था शिक्षा को लेकर के वह क्या था और जो कोठारी कमीशन का उद्देश्य क्या था वह मैंने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कशन किया था। अभी जो है हम लोग कोठारी कमीशन की जो संस्तुतियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, जो सबसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया था कि एक राष्ट्रव्यापी नीति होना चाहिए शिक्षा को लेकर के जो समानता के साथ शिक्षा पद्धति को लागू कर सके हर राज्य में, पूरे देश में। तो इस तरीके का एक शिक्षा नीति होना चाहिए। तो पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को इसी कमीशन के सुझाव से आया, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया वह है हमारा जो शिक्षा का संरचना कैसा होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा था कि 1 से 3 वर्ष तक पूर्व विद्यालय की शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। विद्यालय के पहले जैसे कि आंगनवाड़ी में होता है, किंडरगार्टन स्कूल्स आजकल होते हैं, ठीक है। तो विद्यालय जाने के पहले 1 से 3 वर्ष तक का पूर्व विद्यालय, फिर उसके बाद में 4 या 5 वर्ष तक का प्राथमिक स्तर होगा, फिर उसके बाद में 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक, फिर 3 या 2 का निम्न माध्यमिक। ये इसको कहा गया था 10 वर्ष का सामान्य शिक्षा, जो आज जैसे होता है कि 10 वर्ष तक हम लोगों को एक सामान्य जानकारी मिलती है हर विषय के बारे में। तो एक सामान्य शिक्षा होना चाहिए जिसमें से जैसे आज हम लोग का है 5 साल तक क्या होता है, क्लास 5 तक प्राइमरी एजुकेशन, फिर क्लास 8 तक अपर प्राइमरी, फिर उसके बाद में क्या होता है 2 साल का माध्यमिक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 वर्ष का क्या हो गया, उच्चतर माध्यमिक, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक जो क्लास 10 के बाद में 11 12 जो होता है इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स जो कॉलेज में होता है। तो इसी चीज़ को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 10+2+3 की पद्धति कही गई, ठीक है। मतलब कि 10 वर्ष का क्या हो गया, सामान्य शिक्षा हो गया, ठीक। फिर उसके बाद 2 साल का क्या हो गया, उच्चतर माध्यमिक हो गया, आज भी जो है इंटरमीडिएट है, और 3 साल का क्या हो गया, डिग्री कोर्स हो गया कॉलेज का। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर का सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया था 10+2+3 का, जो अभी हम लोगों का चल रहा है, ठीक है ना। वही इम्प्लीमेंटेशन हुआ है हमारे यहाँ पे। फिर उसके बाद में उन्होंने भाषा को लेकर के ग्रेडिंग किया था कि भाषा, त्रिभाषीय सूत्र का सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक क्या होना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा, ठीक है, मातृभाषा की शिक्षा देनी चाहिए। फिर क्लास 5 to 7 तक 2 भाषा की शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें से जो आधिकारिक भाषा है हम लोग की हिंदी और जो सहायक आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, इन दोनों में से कोई भी स्टूडेंट चूज़ कर सकता है। फिर उसके बाद में क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक क्या होगा, 3 भाषा की शिक्षा देनी होगी, ठीक है। तो जो क्लास 5 में जो बच्चा आधिकारिक भाषा जो नहीं लिया होगा वही आधिकारिक भाषा वह क्लास 8 में लेगा। तो इस तरीके से जो है त्रिभाषीय जो भाषा का सूत्र है उसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। और बाकी पाठ्यक्रम के बारे में जो है कोठारी कमीशन ने कहा था कि 10 वर्ष का समान पाठ्यक्रम लागू हो पूरे देश में।
उसमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का जो है ज्ञान दिया जाए, बच्चों को शिक्षा दिया जाए, ऐसा पाठ्यक्रम में कंटेंट दिया जाए, शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाए ताकि उनका नैतिक विकास हो सके। फिर कार्यानुभव, सोशल वर्क के ऊपर उन्होंने काफ़ी जोर दिया था कि समाज सेवा का भावना बच्चों में जागृत हो सके, इसलिए सोशल वर्क एक सब्जेक्ट वहाँ पे पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। फिर अध्यापकों के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि उनके उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए वेतन में वृद्धि हो, योग्यता के अनुसार उनकी पदोन्नति हो। ठीक है, जैसे उनके काम से, उनके मेहनत जो ज़्यादा करता हो, उनके जो अच्छा काम करता हो, उनके हिसाब से उनका प्रमोशन देना चाहिए। फिर उसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह कितना घंटा काम करना है, अध्यापकों को कितना घंटा हफ्ते में या पूरे साल में कितने आवर्स होने चाहिए वर्किंग के, वह डिसाइड करें। फिर अध्यापकों के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार लाने चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय हो, नेशनल लेवल में हो, स्टेट लेवल में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, कुछ भी हो, पर उनको एक पुरस्कृत किया जाए उनके काम के लिए। फिर आदिवासी क्षेत्र में जाने के लिए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में थोड़ा हिचकिचाते हैं काम करने के लिए सभी, तो आदिवासी क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए उनको एक्स्ट्रा वेतन में कुछ दिया जाए। फिर उसके बाद में उनको पुरस्कार दिया जाए कि आदिवासी क्षेत्र में अच्छा काम किया। तो इस तरीके से जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए आदिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए। तो ऐसे सुझाव अध्यापकों के बारे में कोठारी कमीशन में दिए गए थे। अध्यापक प्रशिक्षण, ठीक है, ट्रेनिंग में उन्होंने कहा था कि अध्यापकों को अध्ययन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में आवश्यकताएं, जो अध्यापकों की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षण सामग्री होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, फिर पाठ्यक्रम होता है, उसमें समय के अनुरूप परिवर्तन लाया जाए। ठीक है, इनोवेशन लाया जाए, नवाचार लाया जाए, ताकि जो अध्यापक है वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके और बच्चे भी आसानी से चीज़ों को सीख सके। ठीक है, चीज़ों को आसान बनाने के लिए और जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक ऐसे TLM का निर्माण किया जाए और पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। फिर विश्वविद्यालय में जो है अध्यापक के प्रशिक्षण का कोर्स डेवलप किया जाए। ठीक है ना, तो समय के अनुरूप जो है कोर्स डेवलप किया जाए ट्रेनिंग के लिए टीचर्स के। फिर उसके बाद में कहा गया था कि शैक्षिक अवसरों की समानता। देखिए, हमारा जो लोकतांत्रिक देश है उसका आधार क्या है? उसका आधार ही है न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, तो जो कोठारी कमीशन है वह समान रूप से पूरे देश में शिक्षा की व्यवस्था लागू करना चाहते थे और यही उद्देश्य था कि सभी तक शिक्षा पहुंच सके। तो इसी के वजह से जो पिछड़ी जाति जनजाति है उनके लिए उन्होंने कहा था कि विशेष सुविधाएं दिया जाए, जो विकलांग है उनके लिए जो है विशेष प्रबंधन किया जाए। ठीक है, स्कूल्स में, विद्या कॉलेजेस में उनके लिए एक सही से मैनेज किया जाए उनके शिक्षा को। फिर छात्रवृत्ति दिया जाए। ठीक है ना, प्रोत्साहन के लिए एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ सके शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको छात्रवृत्ति दिया जाए। महिलाओं के लिए कहा गया था कि उनको छात्रावास की सुविधा दी जाए, फिर उनको भी छात्रवृत्ति दिया जाए, उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाए ताकि महिलाएं अपने पैर में खड़े हो सके और कुछ बन सके, अपना जो है कुछ कमा सके, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी हो सके, सुधर सके। तो इस तरीके का शैक्षिक अवसरों का समानता के बारे में कोठारी कमीशन ने बताया था। फिर विद्यालय शिक्षा का विस्तार, इसमें कहा था कि 1975 to 76 का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 5 वर्ष जो हमारा जो प्राथमिक शिक्षा होता है वो उसको उत्तम करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है ना, कि ये टारगेट था कि जो फर्स्ट 5 इयर्स है प्राइमरी एजुकेशन का, उसका
क्वालिटी इम्प्रूव किया जाना चाहिए, उसमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लाने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। फिर उसके बाद कहा गया था कि 1985 to 86 में 7 वर्ष तक का जो प्राथमिक शिक्षा है उसको उत्तम किया जाए, उसको उत्कृष्ट किया जाए, उसका प्रयास सरकार को करना चाहिए। फिर उसके बाद में कहा गया था अपव्यय या अवरोधन का जो है वह कम करना। अपव्यय मतलब ये हो गया कि जो फिजूल खर्ची है गवर्नमेंट की वह कम हो, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए आज के भी अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट जूता, मोजा, बैग, फिर उसके बाद में किताबें, मध्याह्न भोजन कितना खर्च करती है, एक स्टूडेंट के पीछे कितना ज़्यादा व्यय होता है। तो अगर वह स्टूडेंट बीच में से ड्रॉप आउट हो जाए, बीच में से स्कूल छोड़ के चला जाए तो कितना ज़्यादा नुकसान है गवर्नमेंट का। क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट का? तो यही उद्देश्य है ना कि वह जहाँ से वह एडमिशन ले तो पूरी पढ़ाई करके ही छोड़े, स्कूल को बीच में से ना छोड़े। इसी के लिए तो इतना ज़्यादा मतलब पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहता है हमेशा। तो इसी में कहा गया था कि उस टाइम भी जो भी गवर्नमेंट जो खर्चा करती थी तो उसमें कहा गया था कि जो बेकार के जो खर्चे हैं वह रोका जाए, ठीक है ना, और उसको कम किया जाए। तो 1976 तक अपव्यय को आधा किया जाए, ठीक है, जो फिजूल खर्ची है उसे आधा किया जाए, और 1986 तक उसको पूरे तरीके से रोक दिया जाए, जो अपव्यय है उसको पूरी तरीके से रोका जाए, ठीक है ना, जो भी गवर्नमेंट का जो फिजूल खर्ची हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि देखिए गवर्नमेंट जो है हमेशा बच्चों के हित के लिए ही सोचती है। वो ये कभी नहीं सोचती है कि जो हम जूता दे रहे, मोजा दे रहे, कुछ भी वो उसका फिजूल खर्ची है। वो उनको प्रोत्साहन के लिए कि बच्चे और ज़्यादा आए, बच्चे और ज़्यादा स्कूल्स में आए और पढ़ाई करें। पर यही एक समाज का और शिक्षकों का दायित्व है कि गवर्नमेंट जो ये खर्च कर रही है वह जो है बेकार ना चला जाए, बच्चे जो है बीच में से ना चला जाए। तो यह शिक्षा और समाज का दायित्व होता है कि बच्चे पूरा एजुकेशन ग्रहण करें और तब स्कूल से निकले। इस पे प्रयास करने का ये कहा गया था कमीशन में, और आज भी यही प्रयास किया जाता है। देखिए फिर उसके बाद में ये कहा गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी स्कूल्स है वह 1 मील की दूरी में स्थापित हो, और अपर प्राइमरी जो स्कूल्स हैं वह 3 मील की दूरी में स्थापित हो, ताकि बच्चों को सुविधा अच्छे से, मतलब कि आराम से वो जा सके। अगर पास में स्कूल होता है तो आराम से, बहुत दूर होगा तो बच्चे कैसे जाएंगे। तो फिर इसीलिए जो है डिस्टेंस के मामले में भी सुझाव दिया गया था कि कम डिस्टेंस में स्कूल हो। तो आज जो है हम लोग देखते ही हैं कि 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल्स हैं और 3 किलोमीटर में अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं। वो अभी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत लागू कर दिया गया है। फिर जो शिक्षण विधियाँ है और मूल्यांकन, तो शिक्षण विधियों के बारे में कहा गया था कि जो शिक्षाविद हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वह सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, ओरिएंटेशन प्रोग्राम टीचर्स का ले, ताकि वह जो अभी का जो टेक्नोलॉजी है या फिर नए TLM आए हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आया हुआ है, उससे वह परिचय करा सके, उसका ट्रेनिंग दे सके कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से विषय के साथ उसको इंटीग्रेट करके एक अच्छा हम लोग शिक्षण कर सके। तो वैसे टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाए। तो इसी से जो है कहा गया था कि वर्कशॉप, सेमिनार, इन सब के द्वारा जो एक्सपर्ट्स हैं वह टीचर्स को ट्रेनिंग दें, और जो पाठ्यक्रम है उसमें भी चेंजेस लाया जाए। अभिनव पाठ्यक्रम मतलब कि जो पाठ्यक्रम है, जो हम लोग का जो सिलेबस है, वह भी एक तरीके से चेंजेस लाया जाए कि वो इंटरेस्टिंग हो, वो सरल भाषा में हो, ताकि बच्चे उसको पढ़ के अपने से भी अच्छे से समझ सके। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम डेवलप करने को कहा गया था। फिर पाठ्य पुस्तक के बारे में कहा गया था कि विशेष समिति द्वारा पाठ्य पुस्तक
लिखा जाए। मतलब कि अभी भी आप लोग देखते होंगे कि बुक्स के पहले एक पूरा टीम दिया रहता है कि इस टीम ने जो है इस पाठ्य पुस्तक का पूरा उसको लिखा है, ठीक है ना। उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है उस टीम के द्वारा डिसीजन लिया गया कि कैसे क्या लिखना है, क्या उसमें चैप्टर्स होंगे, क्या होगा। तो उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो उसमें सम्मिलित किए जाए और पाठ्यपुस्तक का जो बनाने का जो दायित्व है उस समिति को दिया जाए। फिर जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो इस काफ़ी साल से जिनका अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वह अच्छे से अच्छे किताबें लिखे। तो इसके लिए प्रोत्साहित करने का कुछ मतलब कि उनको एक अमाउंट दिया जाए, हाँ, या फिर उनको जो है सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस उन सब में भी बुलाया जाए, एज एन एक्सपर्ट बुलाया जाए, और उनको किताब लिखने के लिए भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। फिर मूल्यांकन के बारे में कहा गया था कि जो प्राइमरी लेवल है, प्राथमिक लेवल में क्या होता है, प्राथमिक लेवल पे यही ना होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग पढ़ाई करेंगे, उनका लर्निंग आउटकम बहुत ज़्यादा होगा, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग को यही एक्सपेक्ट करना है कि उनका जो हैबिट है, उनका जो आदत है वो अच्छा हो सके, ठीक है ना। तो उनके आदतों का मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पे किया जाना चाहिए, और उच्च प्राथमिक स्तर पे जो है वह बाह्य परीक्षा, बाह्य मतलब कि जो अधिकारी हैं या जो टीचर्स हैं, वह परीक्षा के माध्यम से उनका किस सीमा तक अधिगम हुआ है, उनका जो लर्निंग आउटकम है उसको जो है परखा जाए, उसको जांचा जाए। फिर उसके बाद में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहा था कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम लाना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लाना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन लाना चाहिए, ताकि बच्चे अपने जीवन के लिए प्रस्तुत हो सके, ठीक है ना। उनके हाथ कुछ, उनको स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स कराना चाहिए, उनके हाथ में स्किल आ सके, ताकि वह आगे जाके जो है उनको कुछ नौकरी मिल सके, ठीक है ना। तो अपने जीवन को वो समृद्ध बना सके, तो वैसा एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर उच्च शिक्षा को लेकर के ये कहा गया था कि तकनीकी जो पाठ्यक्रम है, जो टेक्नोलॉजिकल जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसके जो पाठ्यक्रम में चेंजेस लाने चाहिए, उसको और ज़्यादा इनोवेटिव करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है हमारे जो देश में एक सुधार, अगर टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, उसमें नवाचार आएगा, उसमें इनोवेशन आएगा, तो उससे हमारे देश को भी लाभ होगा, ठीक है ना। हमारा देश भी प्रगति के राह में बढ़ेगा अगर टेक्नोलॉजी अच्छा होगा हमारे देश का, तो उसके पाठ्यक्रम में जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर कृषि महाविद्यालय स्थापित हो, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो उसका जो है उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, महाविद्यालय स्थापित किए जाए। इवन जो माध्यमिक शिक्षा के भी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसमें भी कृषि विज्ञान रखा जाए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के बारे में उनका जो समझ है वो डेवलप हो सके। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में भी सुधार आए, ठीक है, उसमें भी कुछ परिवर्तन आए समय के अनुसार। तो इस तरीके का जो है सुझाव कोठारी कमीशन ने दिए थे माध्यमिक और उच्च शिक्षा को लेकर के। फिर उसके बाद में लड़कियों के शिक्षा के लिए मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था महिलाओं का। तो लड़कियों के शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि अलग विद्यालय स्थापित हो, ठीक है, सेपरेट स्कूल्स एस्टैब्लिश किया जाए लड़कियों का। फिर छात्रवृत्ति बच्चियों को दिया जाए ताकि वो और मतलब कि वो मोटिवेट हो सके पढ़ाई के लिए। फिर छात्रावास की व्यवस्था, हॉस्टल्स का व्यवस्था किया जाए। और फिर उसके बाद में ये कहा गया था कि 20 वर्ष का टारगेट रखा गया था, ठीक है ना, 20 इयर्स का टारगेट रखा गया था कि 20 वर्ष में जो माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें जो लड़की और लड़कों का अनुपात 1:2 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर 2 लड़कियां हैं तो 4 लड़के, तो 1:2 का अनुपात हो जाना चाहिए 20 वर्ष में। और उच्च माध्यमिक में 1:3 का रेशियो हो जाना चाहिए इसमें उच्च माध्यमिक में लड़की और लड़कों का।
तो इस तरीके से कोठारी कमीशन ने कई सारे टारगेट्स दिए, किस तरीके का पद्धति लागू होना चाहिए देश में, एक संतुलित तरीके से उन्होंने पूरे शिक्षा व्यवस्था को बताया कि कैसे पूरा जो शिक्षा जो प्रणाली है उसको एक नया दिशा देने का कोठारी कमीशन ने काम किया था। तो आज जो है अभी मैं कोठारी कमीशन को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आगे जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।